असहर मुल्ला चलिए आज अतीत के सागर में डुबकी लगाते हैं दोस्तों। आज मैं आपको उस ज़माने की सैर पर लिए चलता हूँ जब तुम में से कईयों ने तालाब में छलांग लगाई होगी, पसीने से सराबोर होने के बावजूद, जब पड़ोसी मोहल्ले की पतंग काटने का जुनून तुम पर हावी रहा होगा, जब कड़ी धूप में डंडा पचरंगा, गिल्ली डंडा या गड़ौला खेलते हुए तुम घर से दूर निकल गए होगे, और भरी दोपहरी में जब अपने दोस्तों के साथ तुमने कंचे खेले होंगे और लट्टू चलाए होंगे, जब तुम्हारी गिल्ली से किसी घर का शीशा टूटा होगा और तुम्हें डांट खानी पड़ी होगी, और जब भूरा नाना को आते देखकर तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी और उनसे बचने के लिए तुम दीवार की ओर दौड़ पड़ते थे, तो उंगली से घुमाकर टेप रिकॉर्डर के कैसेट की रील को भी तुमने ज़रूर ठीक किया होगा, और केरोसिन की लाइन में भी तुम ज़रूर लगे होगे, और मूवी देखने का वो रोमांचक दौर भी तुम्हें ज़रूर याद होगा दोस्तों, जब कड़ी मशक्क़त के बाद टिकट हाथ में आती थी तो लगता था जैसे तुमने कोई किला फतह कर लिया है। तो साइकिल के पुराने टायर्स चलाने का मज़ा तुम्हारे लिए किसी मर्सिडीज से कम नहीं हुआ करता था, और ये शान की सवारी भी तुमने ज़रूर की होगी। महज 10 रुपये में इस पर बैठकर शहर का चक्कर लगाने का वो मज़ा ही कुछ और था। और सर्दी के मौसम में आग तापने के सबसे रोमांचक शगल, चरोठा के सूखे पौधे इकट्ठा करने के लिए भी तुमने अपनी हिस्सेदारी ज़रूर निभाई होगी। तो लड़कियों ने किसी घर के आंगन में एक दूसरे के जुएं देखते, चकरबिल्ला या पिट्ठूल खेलते हुए पूरी दोपहर गुजारी होंगी, और अपनी राज़दाराना बातें एक दूसरे से साझा की होंगी। किसी के घर की शादी के मौके पर मनो चावल से कंकरियाँ चुनी होंगी और चिक्सा भी पीसी होंगी। और जब मेरे पहलू के अलग अलग हिस्सों में खो खो, टीप रेस और कबड्डी खेलते हुए देर रात तक तुम मेरी फिजा को गुलजार बनाए रखते थे। याद तो होगा वो ज़माना जब ना हाथों में मोबाइल था और ना घरों में टीवी, कहीं कहीं तो बिजली भी नहीं थी दोस्तों। शाम होते ही घर के सामने वाला मैदान, गलियां और सड़कें अंधेरे में डूब जाया करती थी। तब अंधेरे से लड़ने तुमने अपनी अम्मा और बड़ी बहन को लालटेन जलाकर उसे दरवाजे पर लटकाते, और चिमनी की टिमटिमाती रोशनी में चूल्हे की लकड़ी से राख झाड़कर केरोसिन की मदद से उसे फिर दहकाते भी ज़रूर देखा होगा। जब किसी के घर के चूल्हे पर खदबदा रही सब्जी की सोंधी महक तुम्हारे नाक के नथुनों को फड़फड़ा कर तुम्हें भूख का एहसास करा जाती थी। जब अंधेरा गहराने के साथ ही घरों के सामने चारपाई की लंबी कतार लग जाती थी, और उसी समय घर के पीछे से किसी सियार के हुआ करने की आवाज़ भी सुनाई देने लगती थी, जो रात को और भयावह बना जाती थी। याद तो होगा वो ज़माना जब हर सुबह पौ फटने से पहले ही मस्जिद की मीनार से यूनुस नाना की दिलकश आवाज़ में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदा से मेरी फिजा गूंज उठती थी, और नींद से अलसाए नमाजी मस्जिद की ओर चल पड़ते थे। जब अजान की आवाज़ के साथ ही सुभान मामू की सिगड़ी सुलग उठती थी और उसमें से मटमैला धुआं उठने लगता था, और उसी समय कुएं के रहट से निकली घिर की आवाज़ और घोड़े के टापों से निकली कटबिट की जानी पहचानी आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुंचकर तुम्हें इस बात का पता दे जाती थी कि लड़कियां पानी भरने कुएं पर पहुंच गई है, और बुक्की अपना तांगा लेकर स्टेशन के लिए निकल पड़ा है, यानी दिन निकलने को है। और जब मुर्गे की बांग के साथ ही सूरज की पहली किरणें मेरी छाती पर पड़ती थी, चिड़ियों का कोलाहल और दूर कहीं से किसी गाय के रंभाने की आवाज़ सुनाई दे जाती थी, जब जन गण मन और माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं के साथ ही मदरसे में गूंजने वाली अलिफ बे और पहला कलमा तैयब की आवाज़ मोहल्ले की फिजा को रूहानी कैफियत से ढक लेती थी। और उसी बीच
देर से पहुंचने वाले किसी बच्चे पर बरसती मौलवी हनीफ की छड़ी से निकली साए साए की आवाज़ और बीच बीच में मार खाने वाले बच्चे के मुंह से दर्द में डूबे अल्फाज नईना मौलवी साहब की आवाज़ का सुनाई दे जाना आम बात हुआ करती थी। भूले तो नहीं होगे वो ज़माना जिसके लिए कोई शायर अपनी दौलत, शोहरत और जवानी के अपने दिन तक कुर्बान कर देने की बात करता है तो कोई मिन्नत करता है कि कोई लौटा दे उसके बीते हुए दिन। तुमने भी तो की होगी कभी ये तमन्ना, एक आह भरकर कभी तुमने भी ये ज़रूर कहा होगा कि वो भी क्या दिन थे, और ये भी कि काश वो दिन लौट आते। तो चलिए जिंदगी के उन सुनहरे पलों को आज फिर जीते हैं। मैं चुची आवारा हूँ, बिलासपुर शहर के पुराने मोहल्लों में से एक। मेरे नाम को लेकर अक्सर लोग अचरज से भर उठते हैं। उन्हें लगता है ये भी कोई नाम हुआ, लेकिन अपने लिए मुझे यही नाम पसंद है, ऐसा ही अनोखा सा। शायद इसी अनोखेपन की वजह से मुझ में वो तासीर पाई जाती है कि मेरी गोद में पला बढ़ा हर बच्चा बाकमाल है, और शायद इसीलिए मेरी गोद में पले बड़े किसी बच्चे ने किसी मौके पर कहा था, पैदा होने के बाद 10 साल तक जिस बच्चे ने चुचियापारा में परवरिश पाली वो दुनिया की हर लड़ाई जीत लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ज़रा रुकिए, एक पल यहाँ रुककर मेरे इस अनोखे नाम की वजाहत भी जान लीजिए। कहा जाता है कि किसी ज़माने में मेरे पहलू में एक तालाब हुआ करता था, जिसके किनारों में ऊंची ऊंची घास हुआ करती थी, जिसे एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ की उंगली और अंगूठे की मदद से उसे खींचने पर उसमें से चुट-चुट की अजीब सी आवाज़ निकलती थी। इसी आवाज़ के सबब तालाब का नाम पड़ गया था चुटचुटिया तालाब, और चूंकि ये तालाब मेरे पहलू में ही था, इसकी निस्बत से मेरा नाम पड़ गया था चुटचुटिया पारा, जो आगे चलकर अपभ्रंश होते होते चुचियापारा हो गया। रेलवे स्टेशन और माल गोदाम मेरे करीब ही था, इसलिए लेबर क्लास के लोग अपने रहने के लिए मेरे दामन को तरजीह दिया करते थे। उनके लिए निस्तारी का एकमात्र साधन चुटचुटिया तालाब ही था। दिन के किसी हिस्से में जब उन्हें वक्त मिलता, निस्तारी के लिए वे चुटचुटिया तालाब का रुख करते और जाते हुए अपने साथी से कहते जाते, आता हूँ चुटचुटिया तालाब ले। और बस ये तालाब मेरी पहचान बन गया, और इसी निस्बत से मेरा नाम पड़ गया चुटचुटिया पारा, यानी चुचुया पारा। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड में मेरा नाम गणेश नगर है और मस्जिद कमेटी वाले मुझे इस्माइलगंज कहते हैं, लेकिन पहचान मेरी चुचियापारा से ही है। खुद मुझे भी यही नाम पसंद है। हो सकता है मेरे इस अनोखे नाम के पीछे छिपी ये कहानी किंवदंती हो, लेकिन घोषित विधान यही है कि मैं चुचियापारा हूँ, ऐसा ही अनोखा और ऐसा ही अनूठा सा। लेकिन इसमें अचरज क्या, ऐसे अनोखे नाम वाले मोहल्ले शहर में और भी मिल जाएंगे। कुछ मोहल्ले के नाम तो यूं ही पड़ जाते हैं, तो कुछ के नाम उनकी सिफत की वजह से धर दिए जाते हैं, जैसे खपरगंज, चाटीडी और मसानगंज वगैरह। कॉलोनी और सोसाइटी कल्चर तो कॉन्वेंट स्कूल की उपज है दोस्तों, और हम तो मियाँ बाबा आदम ज़माने के हैं, जो यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, एक मुझे तू लाठी दे दे, जैसे ठेठ देसी सबक पढ़ते पढ़ाते विस्तारित हुए हैं। और संस्कार से जोड़े रखने वाले बोल कमल उठ, नल पर चल, जल भर, और हैया अलस सला, हैया अलल फलाह की सदा से तहजीब याफ्ता हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी सरहद यहाँ से शुरू होती है, लेकिन यहाँ मुझ तक पहुँचने के लिए हर बार आपको कम से कम आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। वो सामने देखिए, शंटिंग इंजन पहुँच ही गया है। अलग अलग ट्रेनों में वैगन को जोड़ने के लिए अभी कम से कम आधा घंटा तक वो आगे पीछे होता रहेगा।
उसके ऐसा करने तक क्रॉसिंग पार करना खतरनाक हो सकता है। इसलिए यहाँ हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, जहाँ खड़ा रहकर हम अपने सब्र का मुजाहरा करते हैं, जैसा हमारी पीढ़ियाँ सालों से करती चली आ रही हैं। कोई मुखालफत नहीं, कोई बेसब्री नहीं। खामोश खड़ा रहकर शंटिंग इंजन को आगे पीछे होता देखना भी किसी रोमांच से कम नहीं होता हमारे लिए। क्रॉसिंग के दूसरी ओर दाएं मुड़कर आप मस्जिद के सामने से होते हुए मेरे पहलू तक पहुंच जाएंगे और एक सीधी सड़क जो आगे जाकर रेलवे कॉलोनी और जंगल तक चली जाती है, उस पर चलते हुए डॉक्टर खान के दवाखाने के बगल से भी आप मेरे भीतर समा सकते हैं। आप चाहें तो एक पल यहाँ रुककर सुभान मामू की चाय दुकान की गर्मा गर्म चाय की चुस्की ली जा सकती है और शाम को शीशम के इस पेड़ के नीचे खड़ा होकर गौरैया चिड़ियों के कोलाहल का मजा भी लिया जा सकता है। बाईं ओर की सकरी सड़क आगे जाकर मस्जिद और दूसरी दीगर गलियों से मिल जाती है, जबकि दाईं ओर जाने पर आप एक बड़े मैदान पर पहुंच जाएंगे। ये मैदान ही दरअसल मेरी रूह और मेरी रौनक हुआ करता था। ना जाने कितने निकाह, वलीमा, फलाही कामों और नमाज जनाजा का गवाह रह चुके मैदान के चारों ओर छोटे बड़े मकानों की कतार, एक और प्राइमरी स्कूल तो दूसरे किनारे पर पूरे मोहल्ले को पानी सप्लाई करने वाला इकलौता कुआं हुआ करता था। दलाल दादा की निस्बत से दलाल कुआं, दलाल मस्जिद, दलाल स्कूल और दलाल मैदान से विस्तारित हुए एक और मोमिन पारा तो दूसरी ओर घना जंगल और बगल की रेलवे कॉलोनी तक फैले मेरे हुदूद में किस्म किस्म के मोती मिल जाएंगे आपको। खेल, तालीम, तिजारत और आला नौकरी जैसे हर शोबे में कामयाब रहते हुए भी मेरा वकार बनाए रखने के लिए छोटे बड़े हर काम में अपनी शराकतदारी निभाते मेरे प्यारे लोग तो कुछ ऐसे भी जो माशरे के कामों की जिम्मेदारी खुद ही ओढ़ लिया करते थे और बाकायदा उसमें महारत भी हासिल कर लेते थे। काम चाहे दहेज का सामान पैक करने का हो या दुल्हन का कमरा सजाने का, तो कुछ बारात में नागिन डांस के मामले में पीएचडी होल्डर भी हुआ करते थे। शादी ब्याह में इन्हें खास तौर पर याद किया जाता था। अगर चूक हो गई तो विदाई के वक्त दहेज का सामान समेटना, बारात में नागिन डांस करना और दुल्हन का कमरा सजाना मसला हो जाता था। अलबत्ता निकाह और वलीमे में प्लेट लगाना कभी मसला नहीं रहा। इसके लिए अलग स्पेशलिस्ट थे जो ये बखूबी जानते थे कि टिफ़िन की सप्लाई कब शुरू करना है और बोटी को आखिरी महफिल तक कैसे बचाए रखना है। अपने कलाम से मिलाद के लिए माहौल बनाने का डिपार्टमेंट इनाम, अजीम मौलाना और रफू चचा संभाले हुए थे, तो एंकरिंग का पूरा भार कलीम सर के ऊपर था। नंगमे शहर शहरी पार्टी को हर साल पहला इनाम दिलाने में साबिर, अख्तर, इशाक और रफ़ीक की शानदार आवाज़ के अलावा कलीम सर के एंकरिंग के अंदाज की भी हिस्सेदारी बनती है। जब वो कहते थे, और अब अपने हमनवा के साथ आपके सामने एक शानदार नगमा लेकर आ रहे हैं साबिर और अख्तर, जिसे लिखा है अमजद नजमी और मोहम्मद रफ़ीक ने। और सिर्फ शहरी पार्टी ही क्यों, मुहर्रम में मेरे ढोल की गूंज, खैबर अखाड़े की लाठी और तलवार की खनक, रमज़ान की रौनक और ईदैन के जश्न के अलावा दोस्ती, भाईचारगी और मोहल्लेदारी के जज्बात से जुड़े रिश्तों की वो मिठास आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेरे वकार को वसी करने वाली कुछ और शख्सियतों से मिलते हैं। उन शख्सियतों से जिनका वजूद शफकत के साए सा मेरे सिर पर बना रहकर मेरी आगोश में पड़ने वाले बेसहारों और कमज़ोरों को ढांढस बनाने वाला हुआ करता था। किसी मसले मसाइल और मरहले पर उनका मौजूद होना ही तसल्ली बख्श हुआ करता था। खामोश रहकर भी जैसे वो कह रहे होते थे, हम है ना। बात चाहे शफकत के साए से मेरी गलियों में मंडराते बुजुर्गों की हो या गैर इरादतन मेरी सरहद पर दाखिल होने और मोहल्ले में बेजा हरकत करने वाले घुसपैठियों पर नज़र गड़ाए रखने वाली नौजवान पीढ़ी की हो या महज मोहल्लेदारी निभाने को खातिर ख्वाह रखने वाली नई नस्ल की हो, जिसने बड़ों का अदब व एहतराम करने में
कभी कोई कसर बाकी नहीं रहने दी। इस जुमरे में उन शख्सियतों से भी मिलते चलें जो कम से कम 2 पीढ़ी के साथ एक ही रिश्ते से जुड़ी रहकर मेरी फिजा को गुलजार बनाए रखती थी, जैसे मम्मू मामू, बादशाह मामू, सुगरा आपा और रोशन खाला। बाप, बेटा और यहाँ तक कि पोते तक से एक ही रिश्ते से जुड़ी रहने वाली इन शख्सियतों के अलावा मेरे पहलू में ऐसी और भी शख्सियतें हुआ करती थी जिनके रहते मेरे छोटे बड़े सभी मसले चुटकियों में हल हो जाया करते थे। और इनसे मिलिए, ये सुगरा आपा हैं। मोहल्ले की कमसिन लड़कियों और नई नवेली बहुओं पर नज़र रखना इनकी तरजीहात में शामिल हुआ करता था। क्या मजाल कि इनके रहते कोई लड़की कहीं नैन मटक्का कर ले या नई नवेली बहू अपनी सास से ऊंची आवाज़ में बात कर ले और वो बात घर की 4 दीवारी में ही सिमटी रह जाए। बज़ाहिर सुगरा आपा जैसी शख्सियत की आदतें चुभा करती थी, लेकिन सही मायनों में मोहल्ले का वकार बनाए रखने में इन जैसी शख्सियतों का वजूद भी मानाखेज हुआ करता था। याद तो होगा मोहल्ले की हर उस छोटी बड़ी शख्सियतों का किरदार जो अपने डील डोल, रंग और अमीर या गरीब होने से पहले पूरे मोहल्ले को एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए जरूरी समझा जाता था। क्या ये हसीन था वो ज़माना जब मोहल्ले के हर फर्द को रिश्तों की डोर में बांधे रखने का जतन होता था, जब रिश्तों से अहम रिश्तेदारी का एहसास था, जब पढ़ाई स्टेट सिंबल नहीं महज ज़रूरत होकर ही माशरे को मेयारी लोग दे जाया करती थी, जब खिलौने कम थे लेकिन दुनिया रंगीन थी, जब खेल के लिए स्क्रीन का छोटा कैनवास नहीं खुला मैदान था, जहां गेम ओवर की बेसुरी टोन की जगह जीत की खुशी का शोर सुनाई देता था, जब धूल, धूप और पसीने से सराबोर हो कटी पतंग लूटने या कीचड़ में लोटपोट होने का उत्साह था, जब भूरा नाना को आता देख डर से किसी दीवार में छुपने का रोमांच था, तो गिल्ली से शीशा टूटने पर भी खामोश खड़ा हो रज़ी आपा की फटकार सुनने और साबिर या अशफाक को आता देखकर बीड़ी छुपा लेने का अदब भी था। और अब तो मेरी रूह, मेरी खूबसूरती और मेरी रौनक यानी वो मैदान जो सुबह से देर रात तक बच्चों की किलकारी से गूंजा करता था, वो ही कहीं गुम हो गया है। पहले से तंग मेरी गलियां अनजान चेहरों की भीड़ से और तंग हो गई है। उस भीड़ में अपनेपन के जज्बात से दमकते चेहरों की तलाश करती आंखें उदास हो लौट लौट आती है। अलबत्ता उदासी और बेगानेपन से बुझी उस भीड़ में कुछ पुराने चेहरों की कवायद इत्मीनान बख्श और आंखों में चमक ले आती है, जो अपने कल को बेहतर बनाने की जुस्तजू में लगे हुए हैं। मस्जिद कमेटी का फरीज़ा निभाते और परिवार का मुस्तकबिल संवारने की कोशिश में लगी नई नस्ल की कोशिशों ने ये साबित कर दिखाया है कि मेरी मिट्टी की तासीर को रंग बदलती ये दुनिया छू भी नहीं पाई है। क्या हुआ? जो भीड़ बढ़ गई है, पुराने लोग ज़मींदोश हो गए हैं और नए चेहरों ने गलबा हासिल कर लिया है। मेरी तासीर तो वही है, अदब, लिहाज, तहजीब और हर मोर्चे पर फतह हासिल कर लेने की जुस्तजू वाली। रंग तो दिखाएगी ही। दोस्तों, वीडियो के शुरू में मैंने अतीत के सागर में गोते लगाने की बात कही थी। गोता लगाने का वो वक्त अब आया है। चलिए लगाते हैं गोता, पलटते हैं पुराने एल्बम के कुछ पन्ने।